मैं अल्लाह को याद करता आहिस्ता आहिस्ता कदम देख देख रखता हड्डियों के उस देश में से गुजरता गया। खासा आगे जाकर मैं रुक गया। वो जगह इस ज़मीन से ज़रा ऊंची थी। मैंने पीछे देखा, सूरज इस खित्ते पर अपनी धूप बिखेर चुका था। सबज घास में सफ़ेद हड्डियाँ, पिंजर और खोपड़ियाँ बड़ी साफ नज़र आती थी। मैं आगे को चल पड़ा। अब तो भूख ने कुछ और ही रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मैं बर्दाश्त करता रहा। 1.5-2 घंटे चलता रहा और एक ऐसे खित्ते में पहुंच गया जहां कुछ और ही किस्म के दरख्त थे और वहां झाड़ियां भी थीं। उन झाड़ियों में छोटे छोटे बेर लगे हुए थे जो सुर्ख रंग के थे। ये मेरे इलाके के झाड़ी बेर मालूम होते थे। मैंने एक बेर तोड़ा और डरते डरते मुंह में डाला। उसका जायका बेरों जैसा ही था। उसका साइज चने के दाने जितना था और कुछ उससे ज़रा बड़े थे। मैंने ये बेर तोड़ तोड़ कर खाने शुरू कर दिए। ये फल जो मैं खा रहा था कुछ जहरीला भी हो सकता था, लेकिन मैंने उनसे पेट भरना शुरू कर दिया और सोचा कि अगर ये जहर ही निकला तो यही होगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं मौत को भी खंदा पेशानी से कबूल करने को तैयार था। एक ही ख्याल दिमाग में समा गया था कि अब अंग्रेज़ की ग़ुलामी में वापस नहीं जाऊंगा। मैं ये बेर खाता रहा। जायका अच्छा था और फिर मैं आगे चल पड़ा। जिस्म में कुछ जान आ गई थी। कुछ और आगे गया तो 4-5 बड़े दरख्त देखे। उनके साथ इंजीर की किस्म का फल लगा हुआ था। ऊंचा था इसलिए मैं शाखों तक नहीं पहुंच सकता था। दरख्त पर चढ़ने के लिए बूट उतारने पड़ते थे। मैंने 3-4 पत्थर मारे तो ये फल जो कुछ भी था उसके चंद एक दाने गिरे। मैंने एक दाना उठाकर थोड़ा सा मुंह में डाला। जायका उसका भी ठीक लगा। जायका इंजीर जैसा नहीं था, मीठा था, लेकिन ये फल कुछ और था। मैं जो कुछ भी था मैंने पत्थर मार मार कर ये फल खासा गिरा लिया और वहीं बैठकर उससे पेट में कुछ गुंजाइश अगर झाड़ी बेरों ने जो छोड़ी थी वो पूर कर ली। मैं ये सफ़र ज़रा मुख्तसर करके सुनाता हूँ क्योंकि ये मेरी दास्तान का सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें सुनने वालों के लिए कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मैं एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो इस सफ़र के तीसरे या गालिबन चौथे रोज़ पेश आया था। मैं मैदान जंग से दूर निकल गया था। ये अंदाज़ा इस तरह होता था कि तोप खाने के धमाके, मशीन गन और राइफलों की फायर की आवाज़ें मद्धम हो गई थी। मैंने वो दिन चलते ही गुजारा और रात आ गई। एक ज़रा अच्छी जगह देखकर मैं लेटा और सो गया। ये रात भी गुजर गई। अगले रोज़ में फिर पहाड़ी इलाके में फंस गया। 2 नदियाँ पार करनी पड़ी और फिर मुझे झाड़ी बेर मिल गए जिनसे मैंने पेट की आग बुझा ली। पानी की कोई कमी नहीं थी। मैं अच्छी तरह बता नहीं सकता कि यह मेरे सफ़र का तीसरा दिन था या चौथा दिन। वक्त 12 बजे के लगभग का था। उस इलाके में ऊंची नीची टीकरियां थी। पहाड़ियां ज़रा पीछे हट गई थी। झाड़ियां और घास थी जो ज़रा ऊंची थी। इस इलाके में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। मैं चला जा रहा था। अपने पीछे इस तरह आवाज़ें उठीं जैसे कुत्ते गुर्रा रहे हों। मैंने घूम कर देखा, वो भेड़िए थे। भेड़िया अकेला नहीं होता। ये दरिंदा गिरोहों की शक्ल में घूमता फिरता रहता है और शिकार पर गिरोह की सूरत में हमला करता है। इन दरिंदों का अंदाज देखा तो मैं समझ गया कि ये मुझ पर हमला करेंगे। वो दांत निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता गुरा रहे थे और दाएं बाएं इस तरह फैलते जा रहे थे जैसे मुझे मुहासरे में ले रहे हों। साथ साथ वो मेरी तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। मैंने राइफल कंधे से लगाई। मैगजीन में 10 राउंड मौजूद थे। मैंने बोल्ट पीछे खींचकर आगे किया और एक राउंड चैम्बर में चला गया। नीलिंग पोजीशन में बैठकर, यानी एक घुटना जमीन पर टिका लिया और दूसरे घुटने पर कोहनी रखकर राइफल कंधे से लगाई। एक भेड़िए को शिस्त में लिया और ट्रिगर दबा दिया। वो भेड़िया बड़े जोर से भौंक कर ऊपर को उछला और गिर पड़ा। फिर फौरन उठा और पीछे को चला। मैंने बड़ी तेजी से बोल्ट पीछे करके एक और राउंड चैम्बर में धकेल कर एक और भेड़िए को शिस्त में लिया। पहले धमाके से भेड़िए चौकन्ने होकर पीछे हटे थे। जब मैंने दूसरा राउंड फायर करके एक और भेड़िए को गिरा दिया तो बाकी भेड़िए इस तरह भागे जिस तरह मेरी राइफल से गोली निकली थी। वो 2 भेड़िए उछलते कूदते रहे और ऐसे गिरे कि फिर उठ ना सके। अब तो मैं और ज़्यादा चौकन्ना हो गया था। मुझे ये ख्याल भी आया कि जिस इलाके में जंग हो रही है वहाँ के तमाम दरिंदे भागकर इधर आ गए होंगे। ये मेरे लिए एक होलनाक खतरा था। इसका मतलब यह था कि रात को भी मुझे चौकन्ना रहना था। मैं आगे को चल पड़ा। शायद एक और रात आई थी, अगले रोज़ समझ लें, या शायद उससे अगले रोज़, कि मैं एक और इलाके में जा रहा था। वो इलाका भी उसी जैसा था और पुरसकून था। पुरसकून का मतलब यह था कि वहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही थी और ना कोई ऐसे आसार थे कि यहाँ कभी लड़ाई हुई थी। अलबत्ता जंग के आसार सिर्फ ये नजर आते थे कि चंद हवाई जहाज़ ऊपर से गुजर जाते थे। ये जापानियों के लड़ाका बमबार जहाज़ थे। मैं उन जहाज़ों को पहचानता नहीं था। उन्हें मैं इसलिए जापानी कह रहा हूँ कि ये दूसरी तरफ से आए थे। मुझे उनसे कोई ख़तरा नहीं था। मैं सुबह उठकर आगे को चल पड़ा था और खासा आगे निकल गया था। एक टीकरी घूमा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं जो कुछ देख रहा हूँ ये हकीकत नहीं बल्कि ये ख्वाब है या ख्याल है। एक दरख्त के तने के साथ पीठ लगाए एक आदमी बैठा था। वो मुझसे 15-20 कदम दूर था। मैं उसे देख कर रुक गया। उसकी आंखें बंद थीं। पहले तो मैं समझा कि वो जिंदा नहीं, लेकिन उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थीं। उसे शायद मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो बर्मी नहीं था। बर्मियों की शक्ल व शबाहत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है।
आपने चीनी और जापानी देखे होंगे, बर्मियों के चेहरे उनसे मिलते जुलते हैं। ये आदमी हिंदुस्तान के किसी इलाके का मालूम होता था। वो यकीनन फौजी था, क्योंकि उसने खाकी पतलून और खाकी बुशर्ट पहनी हुई थी, लेकिन उसके पाँव में फौजी बूट नहीं थे। वो लाश लगता था, उसके चेहरे की हड्डियां नजर आ रही थीं। उसे मैं अपने जैसा फौजी समझा जो जंग से भगोड़ा हो आया था और रास्ता भूल गया था। बहरहाल वो हिंदुस्तानी था। मैं उसके करीब चला गया, उसने बैठने का इशारा किया, मैं उसके पास बैठ गया। उसके करीब बैठा तो देखा कि उसके पीछे रुमाल की तरह का एक कपड़ा पड़ा हुआ था, जिसमें वही या उसी किस्म के पहाड़ी बेर या वो फल थे जिसे मैंने इंजीर कहा था। मैं समझ गया कि ये शख्स इसी फल पर अब तक जिंदा है। उसकी हालत बता रही थी कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा। बोल सकते हो? मेरी जबान समझते हो? उसने सर हिलाया, यानी वो बोल भी सकता था और मेरी जबान भी समझता था। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसने अमृतसर का नाम लिया। फिर उसने अपनी वाटर बॉटल की तरफ इशारा किया। मैंने अपने पानी की बोतल निकालकर उसका कॉक निकाला और बोतल उसके हाथों में दे दी। उसने कमोबेश आधी बोतल पानी पी लिया और मुझे दे दी। उसने सुकून का बड़ा लंबा सांस लिया। फिर वो बोलने लगा। अब कुछ देर और जिंदा रह सकूंगा, उसने पंजाबी जबान में कहा। उसकी आवाज़ मध्यम और कमज़ोर थी और वो बोलने में कुछ दिक्कत महसूस कर रहा था। उसने कहा, बस पानी की ज़रूरत थी, अब चला नहीं जाता। उसने अपनी दाएं टांग से, जो उसने आगे को कर रखी थी, पतलून ऊपर घुटने तक खींची। जब मैंने उसकी पिंडली देखी तब मुझे पता चला कि उस शख्स से इतनी बदबू क्यों आ रही है। उसकी पिंडली सूजी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि उसकी रान से पिंडली ज़्यादा मोटी हो गई थी। पिंडली सिर्फ सूजी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसा जख्म कि पूरी की पूरी पिंडली का गोश्त नंगा हो गया था और उसमें पीप पड़ी हुई थी, और शायद मैंने उस पर छोटे छोटे कीड़े रेंगते हुए भी देखे थे। उसने मुझे ये दिखाकर पतलून फिर नीचे कर दी। मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ है। अब वो बोला तो उसकी आवाज़ पहले की निस्बत अच्छी खासी जानदार थी। वो ऊंची आवाज़ में बोल सकता था। मेरे दोस्त, उसने कहा, मालूम होता है तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो जो मेरे पास पहुंच गए हो। मैं देख रहा हूं कि तुम हिंदुस्तानी फ़ौज के हवालदार हो। अब मुझे यही तवक्को थी कि ये कहेगा कि मुझे अपने कंधों पर उठा लो और ऐसी जगह ले चलो जहां मेरी मरहम पट्टी हो जाए और मैं जिंदा रह सकूं। मैंने सोचा कि मैं उसे साफ साफ बता दूंगा कि मुझे खुद भी इल्म नहीं कि मैं कहाँ हूँ। देखो मेरे दोस्त, वो कह रहा था, तुम्हारे पास राइफल भी है, एमुनीशन भी है, सिर्फ एक गोली की ज़रूरत है। खुदा के वास्ते मेरे सर में गोली मार दो और मुझे इस अजियत से बचा लो। मैंने मरना ही है, लेकिन मौत की अजियत बढ़ती जा रही है और मौत आती नहीं। मुझे मौत दे दो और ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। नहीं मेरे भाई, मैंने कहा, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। ये तो बताओ कि तुम फौजी हो या सिविलियन, और जो कुछ भी हो यहाँ तक किस तरह पहुंचे। उसने लंबी आह भरी और उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें खुशी या मुसर्रत की जरा सी भी झलक नहीं थी, बल्कि उसमें उदासी थी, शिकस्त थी और गालिबन उसमें तंज भी था। हाँ, उसने कहा, तुमने ये ठीक पूछा है कि मैं कौन हूँ और यहाँ तक किस तरह पहुंचा। मुझे ये कहानी तुम्हारे सपुर्द कर देनी चाहिए। मेरे भाई, मेरी इस कहानी को तुम अमानत समझना और तुम कभी अपने वतन को वापस चले गए तो ये लोगों को सुनाना। इस कहानी में इबरत है। मैं तालीम याफ्ता आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि लोगों को कुरान और हदीसें सुनाओ तो वो कुछ भी नहीं समझेंगे। तुम उन्हें मेरी कहानी सुनाओगे तो वो समझ जाएंगे और हो सकता है कि इससे कोई शख्स सबक हासिल कर ले और राह रास्त पर आ जाए। कोई बात गलत या झूठ नहीं कहूँगा। मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात जो गुनाह बख्शने वाली है, मरते वक्त ही मेरे गुनाह बख्श दे और मैं अगले जहान की अजियत से बच जाऊँ। मेरे दोस्त, जो अजियत मैंने इस दुनिया में ही देख ली है, जहन्नुम की अजियत और क्या होगी। उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की तो मैंने देखा कि उसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा जान और पुख्तगी आती चली गई। शायद ये इकबाल जुर्म कर लेने का सुकून था। उसके ज़मीर का बोझ उतरता चला गया और वो कुछ इत्मीनान सा महसूस करने लगा था। मैं उसकी ये कहानी अपने अल्फाज में सुनाऊंगा। कई बरसों से हिकायत बाकायदगी से पढ़ रहा हूँ। मैंने हिकायत में इसी पस मंज़र में गालिबन 3 या 4 सच्ची कहानियाँ पढ़ी हैं। उन कहानियों के किरदार बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून में थे और वहाँ से हिंदुस्तान को रवाना हुए थे। थोड़े ही अरसा पहले उसी पस मंज़र में हिकायत में एक और सच्ची कहानी पढ़ी है। चूँकि मैं उसी पस मंज़र में रहा हूँ और उसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये कहानियाँ 100% सच्ची हैं। मैं उसकी कहानी का ज़रा सा थोड़ा सा पस मंज़र बयान कर दूँ। रंगून बर्मा का दारुल हुकूमत था। बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर था। उस शहर में बुद्ध मत के पैरोकारों के इबादत खाने बने हुए थे जो अब भी हैं। मैं वहाँ गया था। बहुत खूबसूरत इमारतें हैं जो तामीराती आर्ट के बेहतरीन नमूने हैं। वहाँ कुछ गिरजे भी थे और मस्जिदें भी। मैंने रंगून तबाही की हालत में देखा था। ये बहुत अरसा बाद की बात है, जब जंग ख़त्म हो चुकी थी और जापानियों का बेड़ा गर्क हो गया था। तबाही की हालत में भी उस शहर की खूबसूरती साफ नज़र आती थी।
तबाही कुछ यूं थी कि शहर में ट्रामें चलती थी। मैंने 2 ट्रामें देखी जो अपनी पटरियों के करीब उल्टी पड़ी थीं। बड़ी खूबसूरत इमारतें बमबारी से खंडर बनी हुई थीं। कई सड़कें इसलिए बंद थीं कि बमों ने वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए थे। रेलवे स्टेशन भी खासा खूबसूरत लगता था। उसकी इमारत भी बगैर छत के थी क्योंकि उस पर भी बम गिरे थे। मैंने एक रेलवे इंजन प्लेटफॉर्म पर पहलू के बल पड़ा देखा। मुझे एक अजीब चीज़ नजर आई, वो ये कि बुद्धों के पैगोडा यानी उनकी इबादत गाहें, गिरजे और मस्जिदें बिल्कुल महफूज थीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो आबादी थी और जो कई कई मंजिला इमारतें थीं वो बमबारी से खंडर बनी हुई थीं। क्या बम फेंकने वाले हवाबाजों ने अच्छी तरह देखभाल कर बमबारी की थी कि कोई इबादत गाह तबाह ना हो, या क्या ये खुदावंद ताला का करिश्मा था कि किसी इबादत गाह का बाल भी बीका ना हुआ। बहरहाल मैंने ये अजीब चीज़ देखी और अल्लाह को याद किया कि तेरी ज़ात हर मोजज़ा कर सकती हैं। ये बमबारी अंग्रेज़ों ने जवाबी हमले में की थी। हिंदुस्तान की तरह बर्मा पर भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। जापानी फ़ौजियों ने हमला किया तो सिंगापुर, मलाया और तमाम जज़ायर को ख़त्म करती हुई बर्मा आन पहुंची और देखते ही देखते पूरे बर्मा पर कब्जा कर लिया। मालूम हुआ कि जापानी बमबार तैयारों ने रंगून पर या किसी और शहर पर एक भी बम नहीं गिराया था। उनकी फौजें आराम से रंगून में दाखिल हो गई थी। पहले बता चुका हूं कि जापान के जासूस और एजेंट उन इलाकों में मौजूद थे। उन्होंने जापान की फतह के लिए ज़मीन हमवार कर रखी थी। मालूम हुआ कि बर्मा के लोगों ने जापान की फ़ौज का इस्तकबाल किया था। लोग अंग्रेज़ों से इस कदर मुतनफ़्फ़िर थे कि उन्होंने जापानियों का खैर मकदम किया। अंग्रेज़ों को शायद बर्मियों पर एतबार था ही नहीं। वहाँ की पुलिस में शायद ही कोई बर्मी होगा। पुलिस की अक्सरियत हिंदुस्तान के लोगों की थी, जिनमें ज़्यादातर पंजाब और सूबा सरहद के लोग थे। ये तो अक्सर सुनने में आता था कि किसी शख्स के मुतल्लिक पूछा कि वो कहाँ है, तो जवाब मिला कि वो बर्मा पुलिस में है। बर्मा के लोगों को यह भी अच्छा ना लगा कि उन पर पंजाब और सरहदों के जवानों को पुलिस में भर्ती करके उन पर मुसल्लत कर दिया गया था। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं कि बर्मा के डाकू मशहूर थे। रंगून शहर के बाज़ारों में अगर किसी बर्मी की कोई दुकान थी तो वो छोटी सी दुकान ही होगी। तमाम कारोबार हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में था। हिंदुस्तान के सूबा मद्रास के लोग भी रंगून में आबाद थे। दरमियाने दर्जे के और बड़े होटल मद्रासी चलाते थे और ये उन्हीं की ही मलकियत थे। जनरल स्टोर और कपड़े का कारोबार और कपड़े की दुकानें भी हिंदुस्तानियों की मलकियत थीं। मुख्तसरन ये समझ लें कि रंगून में हर तरह का कारोबार हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में था। उनमें पंजाब के लोग भी खासी तादाद में थे। तमाम दौलत ही उन लोगों के हाथ में थी। जाहिर है कि बर्मियों को ये सूरत हाल अच्छी नहीं लगती थी। ये बुनियादी वजह थी कि गैर बर्मियों को बर्मी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन उन्हें भी वो उसी तरह नापसंद करते थे जिस तरह अंग्रेज़ों को। अचानक बर्मा में खबर पहुंची कि जापान की फ़ौजों ने सिंगापुर, मलाया वगैरह पर यलगार कर दी है। बर्मियों को मौका मिल गया। ये मैं बता चुका हूँ कि बर्मा में जापान के जासूसों और एजेंटों ने क्या काम किया था। बर्मियों के तेवर देखकर गैर बर्मी ताजिर, दुकानदार और दूसरे कारोबारी लोग वहाँ से भागने लगे। उन्होंने बेतहाशा दौलत कमाई थी। बड़े आलीशान मकान भी बनाए थे। मुझे पता चला कि बर्मियों ने उन गैर बर्मी ताजिरों वगैरह को कह दिया था कि बेहतर है कि वो यहाँ से निकल जाएं, वरना वो कत्ल कर दिए जाएंगे। जान बड़ी प्यारी चीज़ होती है, फिर कौन ये ख़तरा मोल लेता है कि उसके छोटे छोटे मासूम और दूध पीते बच्चे कत्ल कर दिए जाएं। ज़्यादा फ़िक्रमंद लोग वो थे जिनके घरों में नौजवान लड़कियाँ थीं। बर्मी कोई शरीफ लोग नहीं थे। जुल्म व तशद्दुद और हक तलफी से तंग आया हुआ आदमी वैसे भी शरीफ नहीं रहता। वो अपनी मजमूमियत का इंतकाम लेता है। बाज़ बर्मी ऐसे थे जिनके गैर बर्मियों के साथ बड़े अच्छे मरासिम थे। उन्होंने अपने गैर बर्मी दोस्तों और ताल्लुकदारों को मुखलिसाना मशवरा दिया कि वो यहाँ से निकल जाएं, पेशतर इसके कि जापान की फ़ौज यहाँ पहुँच जाए। जापान की फ़ौज के मुतल्लिक एक बात मशहूर हुई थी, वो ये कि जापानी फ़ौज जहाँ भी जाती और कब्ज़ा करती है, वहाँ से तमाम नौजवान लड़कियों को उठाकर अपने साथ मोर्चों में रख लेती है। तस्वुर किया जा सकता है कि उन लड़कियों को फौजी अपने पास क्यों रखते थे। बर्मियों ने जब जापानी फ़ौज की ये शोहरत सुनी तो उनके सामने यही एक रास्ता था कि यहाँ से भाग जाएं। भागने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो समुद्री था और दूसरा रास्ता खुश्की का था। खुश्की का रास्ता मसदूद था। हकीकत यह है कि खुश्की का कोई रास्ता था ही नहीं। बंदरगाह पर बहरी जहाज़ और लॉन्चें वगैरह मौजूद थीं। रुपए पैसे वाले जो लोग समुद्री रास्ते से निकल सके निकल आए। फिर प्राइवेट बहरी जहाज रानों ने और लॉन्चों के मालकों ने किराया इस कदर बढ़ा दिया जो कोई ही अदा कर सकता था। यूं समझ लें कि बहरी रास्ता भी मसदूद हो गया। ऐसे वाक़यात भी सुनाई दिए कि बहरी जहाज़ों और लॉन्चों में जाने वालों को जहाज़ रान रास्ते में लूट लेते थे और उनकी औरतों को ख़राब करते थे। ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि लोगों ने बिल्कुल इसी किस्म की हिजरत शुरू कर दी जिस तरह 1947 में मशरकी पंजाब से मुसलमानों ने पाकिस्तान को की थी। कुछ दूर तक तो टैक्सियां और बसें जाती थीं, उससे आगे कोई रास्ता नहीं था। जंगल थे, पहाड़ थे, नक्शे पर देख लें। रंगून से चलें तो सबसे करीबी शहर बंगाल का चिटागांग है जो वहाँ से 500 मील से ज़्यादा दूर है। ये 500 मील का फासला हवाई सफ़र है।
जंगल में दरिंदे मिल सकते थे या डाकू। जापानियों के लड़ाका बमबार तैयारे ऊपर प्रवास कर जाते थे और इक्का दुक्का बम फेंक जाते थे। उन्होंने सिंगापुर और मलाया को फतह कर लिया था। वो बड़ी तेजी से बर्मा की तरफ बढ़ रहे थे। इस सूरत हाल में गैर बर्मियों की बहुत ज्यादा तादाद अपने साथ कीमती अशिया बांधकर रंगून से खुशकी के रास्ते चल पड़ी। उनका रास्ते में जो हाल हुआ वो एक अलग और लंबी कहानी है। कुछ किस्मत वाले लोग ही बंगाल तक पहुंचे थे। लोग काफिलों की या कई कई खानदानों की सूरत में आए थे। ऐसे भी थे जो तन्हा चल पड़े थे। मौजूदा सदी की ये एक ऐसी हिजरत है जिसके मुतालिक हिंदुस्तान में बहुत कम सुना गया। किसी को तफसील से मालूम ही ना हो सका कि रंगून और बर्मा के दूसरे बड़े शहर मांडले से गैर बर्मी किस तरह निकल कर आए और उन पर क्या बीती। दूसरी हिजरत मुसलमानों की मशरकी पंजाब से पाकिस्तान तक थी, जो बड़ी ही होलनाक और दर्दनाक थी। रंगून से हिंदुस्तानियों की हिजरत ने कई एक इबरतनाक और खौफनाक कहानियों को जन्म दिया था, लेकिन ये कहानियाँ कम ही सुनी और सुनाई गईं। मैंने हिकायत में कुछ इस किस्म की कहानियाँ पढ़ी हैं और अब मैं आपको एक और कहानी सुना रहा हूँ। वो शख्स जो मुझे एक दरख्त के तने के साथ लगा बैठा मौत के इंतजार में मिला, उसका नाम सदीक था। उसका बाप खासे अरसे से रंगून में कारोबार करता था। अगर मुझे ठीक याद रह गया है तो उसका बाप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था और सदीक ने मुझे बताया था कि वो दौलतमंद लोग थे। उनका अपना मकान था। उसका बाप रंगून में बहुत अरसा पहले चला गया था और जब ठेकेदारी में उसके कदम जम गए और दौलत आने लगी तो वो अपने बीवी बच्चों को भी वहाँ ले गया। सदीक ने मुझे सुनाया कि बाप ने उसे वहाँ एक कॉलेज में दाखिल करवा दिया था। सदीक माँ बाप का इकलौता बेटा था। बाकी 3 बहनें थीं और उनके बाद एक छोटा भाई था। सदीक के घर के पीछे शेखों की एक मुसलमान फैमिली रहती थी। उस फैमिली का सरबराह कपड़े की दुकान करता था और अच्छी खासी दुकान थी। सदीक ने बताया कि वो शरीफ लोग थे। सदीक का मकान 2 मंजिला था। उसकी खिड़कियां पिछवाड़े की तरफ भी थीं। उन खिड़कियों में से पिछली फैमिली का पूरा घर अंदर से नजर आता था। सेहन था, बरामदा था और कुछ कमरे थे। उनकी एक नौजवान लड़की थी जो खासी खूबसूरत थी। वो पर्दा नशीं थी। सदीक ने अपने मुतालिक बड़ी बेतकल्लुफी से बताया कि उसका बाप अमीर कबीर था और वो उसका इकलौता बेटा था, इसलिए वो शराफत से बहुत दूर निकल गया था। बाप से वो जितने पैसे मांगता बाप दे दिया करता था। माँ से मांगता तो माँ उसकी जेब भर देती। बाहर उसने अपने जैसे बदकिरदार लड़कों के साथ दोस्ती कर ली। कॉलेज तो वो नाम को ही जाता था। गौर करें कि इसी उम्र में सदीक ने इस्मत फरोशों के यहाँ जाना शुरू कर दिया था। वो शौकिया जुआ भी खेलता था और शायद ही कोई बदी हो जो उसमें ना थी। वो घर में होता तो पिछवाड़े की खिड़की खोलकर पीछे रहने वाली फैमिली के घर ताक झांक शुरू कर देता। उसमें उनकी लड़की को देख लिया था। वो कोई शेख फैमिली थी। एक रोज उसने एक रुका लड़की के नाम लिखा और ये रुका तय करके एक कंकरी के साथ बांधा और शेखों के सहन में फेंक दिया। रुका लड़की की माँ ने उठाया और पढ़ा। उसने ऊपर देखा तो खिड़की में सदीक खड़ा मुस्कुरा रहा था। लड़की की माँ ये रुका और कंकरी उठाए सदीक के घर आई और सदीक की माँ को ये रुका दिखाया। माँ ने सदीक से बाज पुर्स की तो सदीक ने माँ से ये झूठ बोला कि लड़की खुद उसे इशारे करती है। लड़की की माँ को अपनी लड़की पर भरोसा था। उसने गुस्से का इजहार किया तो सदीक ने उसे डांट डपट के घर से निकाल दिया। उसकी माँ उसे इस बदतमीजी से ना रोक सकी, ना उसने रोकने की कोशिश की। लड़की की माँ ने लड़की के बाप को बताया और रुका दिखाया। लड़की का बाप सदीक के बाप से मिला और शिकायत की। बाप ने सदीक को बुरा भला कहा और यह भी कहा कि आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो उसे घर से कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये बात ज़बानी थी। अमलन बाप ने बेटे को इस बद इखलाकी से ना रोका। सदीक ने मुझे सुनाया कि बदमाशी तो एक तरफ रही, ये लड़की उसे बहुत अच्छी लगती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने सोचा कि इस लड़की को यूं तंग ना किया जाए, बल्कि किसी तरह उससे मुलाकात करके कहा जाए कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो गई है, जिसका बदमाशी के साथ या बदनीयती के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यूं सोचकर उसने ये हरकत की कि खिड़की में खड़ा हो गया। लड़की ने तो सहन में निकलना ही था। वो निकली तो सदीक ने हाथ जोड़े और इशारे किए। लड़की ने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। सदीक ने अपनी माँ से कहा कि वो उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। माँ ने उसके बाप को बताया। बाप ने उसे कहा कि वो पहले बीए कर ले और फिर उसे बाप अपने साथ काम में लगाएगा और जब वो इस काम में चल निकलेगा तब वो उसकी शादी कर देगा। सदीक ने बाप से कहा कि वो अभी उसकी मंगनी उस लड़की के साथ करवा दें, फिर शादी जब चाहे कराएं। माँ बाप टाल मटोल करते रहे और वक्त गुजरता रहा। लड़की की उम्र 15-16 साल थी। उसके वालिदैन को उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। सदीक ने अपने माँ बाप को इतना मजबूर और परेशान कर दिया कि एक रोज़ सदीक की माँ उसकी माँ के पास बेटे का रिश्ता मांगने चली गई। लड़की की माँ ने उसे टका सा जवाब दे दिया। सदीक की माँ ने उसे कहा कि उनकी लड़की को शहजादियों की तरह रखा जाएगा। ये कहकर उसने अपनी दौलत का घमंड जाहिर किया। लड़की की माँ ने उसे कहा कि उन्हें इखलाक, किरदार और शराफत चाहिए, दौलत कोई चीज़ नहीं, और वो खुद भूखे नंगे भी नहीं। सदीक की माँ ने ज़रा दबदबे से बात की तो लड़की बोल पड़ी।
उसने जहां और बहुत सी बातें की, वहां यह भी कह दिया कि मैं किसी लोफर, लफंगे और ओछे और घटिया शख्स को कबूल नहीं करूंगी। माँ ने घर आकर सदीक को ये सारी बातें सुनाई। सदीक भड़क उठा। उसने लड़की से इंतकाम लेने का इरादा कर लिया। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसने अपने जैसी एक जवान लड़की के साथ ताल्लुकात पैदा किए और उसे कहा कि वो शेखों की बेटी के साथ दोस्ती करे और उसे किसी तरह अपने साथ बाहर लाए। सदीक की उस दोस्त ने ऐसे ही किया। वो शेखों के घर जाने लगी, लेकिन उस घराने ने उसे कबूल न किया। उस तरह सदीक को भी नाकामी हुई। शेखों की ये कमसिन बेटी तीसरे चौथे रोज अपने अजीजों के यहाँ जाया करती थी। वो बुर्का पहनती थी। सदीक ने 2 मरतबा उसका पीछा किया और इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसे परेशान किया। उस लड़की का कोई भी जवान भाई नहीं था। 2 छोटे भाई थे। उसने अपने अजीजों को बताया कि फलां लड़का उसे यूं परेशान करता है। उन अजीजों के यहाँ जवान लड़के थे। एक रोज उन्होंने सदीक को पकड़ लिया और उसे मारा पीटा। ये बात पुलिस तक पहुंची। उस वक्त की और वहाँ की पुलिस हमारी आज की पाकिस्तानी पुलिस से बहुत मुख्तलिफ थी। थानेदार पंजाबी था और उसके स्टाफ में ज्यादातर पंजाब और सरहद के रहने वाले आदमी थे। लड़की का बाप भी थाने पहुंच गया। उसने सदीक की तमाम हरकतें बताईं और थानेदार से कहा कि वो चलकर दोनों मकान देखे ताकि उसे पता चले कि लड़का किस तरह खिड़की खोलकर उनकी बेपर्दवी करता है। थानेदार मौके पर पहुंचा और उसने दोनों मकान देखे। वो सारी बात समझ गया और उसने सदीक के बाप से कहा कि वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखे, वरना उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सदीक की यारी लोफरों और लफंगों से थी। उसने अपनी बदमाशी जारी रखी, यहाँ तक कि लड़की के बाप की दुकान में रात के वक्त चोरी की वारदात करवाई। वो इस तरह के लड़की का बाप सुबह दुकान पर गया तो ताला टूटा हुआ था। रेशमी कपड़ों के कई एक थान गायब थे और गले से पैसे भी गायब थे। शेख ने थाने रिपोर्ट की और सदीक पर शक का इजहार किया। थानेदार ने सदीक को पकड़ा और थाने बिठा लिया, लेकिन सदीक ने वारदात से लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया। थानेदार ने उसे मारा पीटा भी, लेकिन वो ना माना। असल चोर ना मिल सके। थानेदार ने सदीक को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई शहादत नहीं थी और कोई सबूत भी नहीं था। सदीक ने अपनी बदमाशियां जारी रखीं। ये शेख फैमिली सदीक से इस कदर तंग आ गई कि उन्होंने वो मकान छोड़ दिया और शहर में कहीं और मकान ले लिया। 3-4 महीने गुजर गए। सदीक ने उस लड़की को ढूंढ निकाला।